Good evening, everyone. Good evening. Once again, this is Manoj Chauhan, and today we will discuss about various sorts of foundry division. वन टाइम फिर से सेंड कर दीजिएगा ना सर। हाँ, ठीक है। लास्ट टाइम हम बोले थे फ्लूइड फ्लो बताएंगे कैसे होता है ना। सचिन का क्लास कौन कौन सा डे में होता है? रजत बताओ सर को। अच्छा, कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा, जिस दिन फ्री रहता है उस दिन ले लेता है। हाँ हाँ हाँ, जॉब के साथ यही दिक्कत होती है थोड़ी। तो अभी उनका क्लास में क्या चल रहा? कोई है सचिन की क्लास में जो क्लास ज्वाइन करते हो अपने यहाँ? कोई है क्या अभी? सर क्या क्या चल रहा है अभी उसमें? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, डिफेक्ट हो गया पहले ही? अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। कौन सा प्रोसेस बताए थे? कन्वर्टर प्रोसेस बताए थे या इनमोल्ड? कौन सा 10 डेज वाला बताया था ना? ठीक है, कुछ कुछ उसमें मिलेगा, कुछ इसमें मिलेगा, आप लोग का काम आएगा। हाँ, तो कुछ नोमेनक्लेचर है, जैसे फ्लूइड जो फ्लो करता है मोल्ड में, जब मोल्ड हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या यूज होता है। तो हम लोग फ्लूइड फ्लो लिखाए हैं इसमें। देखो, ये कास्टिंग का एक ये डायग्राम बनाया हुआ है इससे ऊपर में। इसमें सारा पार्ट्स का ये इंडिकेट किया हुआ, जैसे स्क्रू क्या है। आप लोग तो निफ्ट में बहुत क्लास हो ही नहीं पाया ना आप लोग का, तो फिजिकली तो हमको लग रहा है कोई देखे नहीं होंगे ना। फिजिकली मोल्ड बनते हुए देखे हैं क्या कोई? हाँ सर, 2-1 लैब क्लास हुआ था उसमें देखे थे सर। हाँ हाँ, लैब तो हुआ मोल्ड। था सर एक दो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मोल्ड के बारे में मालूम है आप लोग को? मोल्ड में कोप और ड्रैग है ना। ऊपर वाला पार्ट है उसको कोप बोलते हैं, नीचे का ड्रैग होता है। ठीक है, दो दो हाफ अगर है मोल्ड का तो उसमें स्क्रू जो है पोरिंग स्क्रू है। ठीक है, इससे मेटल को पोर करते हैं। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें दिखाया गया है, स्क्रू इससे मेटल को पोर करते हैं। और ये जो है राइजर है। राइजर दो टाइप का होता है, एक साइड राइजर होता है, एक टॉप राइजर होता है। ठीक है, दोनों को हम डिटेल में बताएंगे जब मेथडिंग पढ़ाएंगे। आपका गेटिंग और राइजर सिस्टम पढ़ाएंगे ना जो सा चैप्टर में, उसमें डिटेल में बताएंगे कि राइजर का कैलकुलेशन कैसे होता है, गेटिंग का कैलकुलेशन कैसे होता है, कितना साइज का राइजर लगाना है, कितने केजी का कास्टिंग बना रहे हैं तो उसमें कौन सा साइज का राइजर लगेगा। राइजर का साइज वगैरह सब कैलकुलेट करके बताएंगे हम, पूरा कैलकुलेशन समझाएंगे इसका डिटेल में। ठीक है, अभी जस्ट आपको देखना है कि कास्टिंग में क्या क्या होता, क्या क्या है, कैसे कास्टिंग बनती है। ये देखो मोल्ड दिया हुआ, कोप और ड्रैग मोल्ड है। दोनों राइजर हम दिखा दिए, साइड राइजर कहाँ पे लगता है और टॉप राइजर कहाँ पे लगता है। ठीक है, रनर रनर दिखाया हुआ है और इनगेट्स दिखाया हुआ है। गेट्स क्या है? रनर और मोल्ड का जो लास्ट में जो रहता है वो गेट्स रहता है। ठीक है, ये फिगर है, डिटेल में हम लोग क्या है। स्क्रू चैनल टू मेटल फ्लोज डाउनवर्ड इन द मोल्ड। ये जो स्क्रू बना हुआ देखो फिगर में, इससे क्या हम लोग जब पोरिंग करते हैं तो मेटल
मोल्ड केविटी में जाता है, ठीक है ना। रनर्स क्या है, चैनल्स दैट कैरी द मोल्टन मेटल फ्रॉम द स्प्रू टू द मोल्ड केविटी। स्प्रू से मोल्ड केविटी तक मेटल ले जाने का काम कौन करता है, रनर करता है, ठीक है। इनगेट इज द पोर्शन ऑफ द रनर थ्रू विच द मोल्टन मेटल एंटर्स द मोल्ड केविटी। स्प्रू से मेटल आया रनर में, रनर से लास्ट मोल्ड केविटी का लास्ट में जो है इनगेट्स लगा रहता है, ठीक है ना। तो वहाँ इनगेट्स जो है डायरेक्ट एंटर करता है इसमें मोल्ड केविटी मेटल को एंटर होता है वहाँ से इनगेट्स के थ्रू। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं। ये चीज इसमें हम नहीं दिखाया लेकिन बता दे रहे हैं। इनगेट्स जो लगा रहता है वहाँ पे फिल्टर का यूज करते हैं। फिल्टर क्यों यूज करते हैं कि मेटल के साथ में कोई इम्प्योरिटी न चली जाए मोल्ड केविटी में। इम्प्योरिटी जाएगी तो डिफेक्ट आएगा, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर फिल्टर पढ़ेंगे आप लोग कौन कौन सा तरह का फिल्टर होता है, फिल्टर मटेरियल क्या होता है ना। फिल्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि 1500-1600 डिग्री टेम्परेचर पर अगर कास्ट आयरन बना रहे हैं, 1500 डिग्री टेम्परेचर है और हम फिल्टर ऐसा लगा दिए मटेरियल का जो खुद मेल्ट कर जाएगा, तो क्या रुकेगा इम्प्योरिटीज को, है ना। तो फिल्टर का यूज करते हैं इम्प्योरिटीज को छानने के लिए इनगेट्स के पास में। राइजर्स क्या है, सर्व्स एज रिजर्वॉयर्स टू सप्लाई द मोल्टन मेटल नेसेसरी टू प्रिवेंट श्रिंकेज डिफेक्ट। क्या होगा, टेंडेंसी है मेटल पोर करोगे उसका कूलिंग का टेंडेंसी है, सोल्डिफाई होगा, है ना। तो राइजर का काम क्या करता है, रिजर्वॉयर की तरह, मतलब एक्स्ट्रा मेटल हम लोग रखते हैं। एक टैंक रहता है ना, जैसे टैंक में पानी भर के रखते हैं, जब जरूरत पड़ा तो खोल दिया। तो राइजर वैसे ही काम करता है, जस्ट लाइक अ रिजर्वॉयर। जब श्रिंकेज डिफेक्ट को कम करने के लिए सोल्डिफाई होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, श्रिंकेज आएगा तो उस एरिया में जो है राइजर मेटल को पहुंचाएगा उस एरिया तक। तो राइजर का इसलिए यूज करते हैं। इसलिए राइजर का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राइजर सही साइज का नहीं लगा, जैसे 100 केजी का कास्टिंग है, उसमें कितने साइज का राइजर होना चाहिए, उस सही कैलकुलेशन अगर नहीं किया आप, राइजर छोटा लगा दिए तो क्या होगा, श्रिंकेज डिफेक्ट आएगा आपका, है ना। वो पूर्ति नहीं कर पाएगा मेटल का, मोल्ड केविटी में नहीं बेच पाएगा, कुछ पार्ट्स रह जाएगा जो अनफिल रह जाएगा। अनफिल भी आ सकता है और श्रिंकेज भी आ सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। और अगर बड़ा राइजर लगाएंगे तब क्या होगा, तो हम सपोज करो हमको कैलकुलेशन नहीं आता है और हम लगा दिए बड़ा राइजर, जैसे कि 100 केजी का कास्टिंग है और 15 केजी का मेटल आ जाना चाहिए, राइजर लगाना था, हम 25 केजी मेटल का कैपेसिटी का राइजर लगा दिए। उस कंडीशन में क्या होगा, एनी आइडिया? सर सर फिर से रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। मेटल लॉस बहुत ज्यादा होगा। एग्जैक्टली हाँ, मेटल लॉस ज्यादा होगा, कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, है ना। राइजर को फिर क्या है, इतना टेम्परेचर हम लोग ये मेल्टिंग करते हैं, वो सब एनर्जी लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बड़ा साइज का राइजर नहीं लगाते हैं। ये हीट ट्रांसफर दिखाया गया है, 5 मिनट पोरिंग टाइम के साथ में लिया गया है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, हीट जब सोल्डिफाई होगा तो, और कुछ नहीं है इसमें। अभी मोल्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। मोल्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, अभी हम सारा डिवीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद मैन उसमें जाएंगे। सैंड मोल्ड कैसे तैयार करते हैं, सबसे पहले मोलर है या मिक्सर है ना, उसमें सैंड का मिक्सिंग कर लेंगे। सैंड में उसके सैंड का कितना परसेंट बेंटोनाइट मिलाना है, कितना परसेंट वाटर मिलाना है ना, वो सब ये करके वो सैंड मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद जो मोल्ड बनाएंगे, तो मोल्ड कैसे बनाते हैं, द केविटी इन द सैंड मोल्ड इज फाउंड बाई पैकिंग सैंड अराउंड अ पैटर्न। क्या करते हैं मोल्ड आप लोग, तो एक दो क्लासिक किए प्रैक्टिकल, ड्रैग मोल्ड लेते हैं, है ना, उसमें पैटर्न को रखते हैं और चारों तरफ से उसके सैंड को फिल करते हैं, और सैंड फिल करके रैमिंग करते हैं। अगर मैनुअल मोल्ड बना रहे हैं तो हम लोग रैमिंग करते हैं, ठीक है ना। रैमिंग करने के बाद में क्या करते हैं, वो पैटर्न को निकाल लेते हैं। पैटर्न निकालने के बाद में अगर कोर का यूज है, होलो कास्टिंग इंटरनल शेप देना है, तो कोर का प्लेस करेंगे वहां पे। उसके बाद में कोपर ड्रैग मोल्ड को क्लोज कर देंगे और मेटल को पोर कर देंगे उसमें, ठीक है ना। और राइजर इनगेट जो भी कैलकुलेशन होगा उस हिसाब से राइजर लगा देंगे। इनगेट तो आजकल पैटर्न में ही इनबिल्ट रहता है, ठीक है ना। तो मेटल पोर कर देंगे, ऐसे हम लोग का मोल्ड बनकर कास्टिंग बाहर निकल जाता है ना। ये जनरल कॉन्सेप्ट है मोल्ड कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है, पैटर्न चाहिए, सैंड मिक्स चाहिए,
मोल्ड बॉक्स चाहिए, अगर इंटरनल शेप देना है तो कोर चाहिए, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पैटर्न को मोल्ड में रखते हैं और चारों तरफ से रैमिंग करते हैं, सैंड फिल करते हैं, उसके बाद में पैटर्न को रिमूव कर देते हैं और मेटल को पोर कर देते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कास्टिंग का। कास्टिंग का फ्लो डायग्राम है ये बोलेंगे तो, है ना। इसमें क्या देखो, एरो दिख रहा है ना, ये रिसाइकलिंग ऊपर और नीचे, नीचे भी रिसाइकलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ सैंड मिक्सिंग किया, सैंड मिक्स रेडी किया, मोल्ड प्रिपरेशन किया, मोल्ड प्रिपरेशन करके हमने पोरिंग किया, पोरिंग करके क्या करेंगे, कूलिंग होने देंगे, फिर मोल्ड को ब्रेक करेंगे, सेकआउट में कास्टिंग जाएगा, वहां पे ट्रिमिंग करेंगे, ट्रिमिंग करने के बाद में सेकआउट में जहाँ पे मोल्ड को ब्रेक किए वहां क्या होगा, सैंड निकलेगा, तो सैंड को ठंडा करते हैं, ठीक है ना। सैंड ठंडा करके फिर वो रिसाइकलिंग के लिए मिक्सर में आ जाता है। इधर जब हम ट्रिमिंग करेंगे, है ना, कास्टिंग को ट्रिमिंग करके क्या करेंगे, फाइनल फिनिशिंग कर देंगे, ठीक है ना। ये फ्लो डायग्राम है, कैसे हमारा काम करता है, कास्टिंग प्रोसेस कैसे काम करता है, जस्ट मोल्डिंग लाइन का ये है। मोल्डिंग लाइन में क्या है, मोल्ड बॉक्स बनाए, मोल्ड बॉक्स में मोल्ड बनाए, पैटर्न रिमूव किए, मोल्ड बॉक्स को क्लोज किए, कोप और ड्रैग को, उसके बाद में पोरिंग किया, उसमें पोरिंग करने के बाद में कूलिंग होने दिया थोड़ा देर मोल्ड को, उसके बाद में उसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे तो वहाँ पर सैंड निकलेगा, कोर कोर भी ब्रेक होगा, वो वाला रिसाइकलिंग के लिए उसमें प्रोसेस करना पड़ता है, उसको ठंडा करना पड़ता है। ठंडा करने के बाद में बेल्ट कन्वेयर्स होते हैं, बेल्ट कन्वेयर्स के थ्रू जो है जहाँ पे हम लोग सैंड मिक्सर वहाँ चला जाता है, ठीक है ना, तो रीयूज होने के लिए। तो ये मोल्डिंग का प्रोसेस है जस्ट। अभी पैटर्न क्या है ना, पैटर्न इज ए रिप्लिका ऑफ कास्टिंग। पैटर्न क्या है, रिप्लिका ऑफ कास्टिंग। इसमें हम लोग अलाउंसेस देते हैं, क्या क्या, श्रिंकेज है, ड्राफ्ट है, डिस्टॉर्शन है, मोल्ड ग्रोथ है एंड मशीनिंग अलाउंस देते हैं, ठीक है ना। कोर प्रिंट पैटर्न में ही रहता है, और गेटिंग सिस्टम हम आपको बताए थे आजकल पैटर्न में ही दिया रहता है, ठीक है, रनिंग सिस्टम विद फीडिंग सिस्टम एंड वेंटिंग सिस्टम, ये पैटर्न का पार्ट है इतना सारा। अभी कोर शॉप के बारे में आइए, कोर में कोर कैसे बनता है जनरल हम बता रहे हैं। अभी फाउंड्री जो कास्टिंग हम लोग बनाते हैं तो फाउंड्री शॉप है, उसमें फाउंड्री डिवीजन में कौन कौन सा शॉप है, उसमें क्या क्या, जैसे कोर शॉप है तो कोर, कोर का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, कोर क्या है, पैटर्न क्या है, मोल्ड क्या है ना। ये जनरल कॉन्सेप्ट आज हम बता रहे हैं आप लोग को, उसके बाद फिर डिटेल में जाएंगे। कोर क्या है, कोर इज अ फुल स्केल मॉडल ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ कास्टिंग, है ना। इट इज इंजर्टेड इनटू द मोल्ड केविटी प्रायर टू पोरिंग, पोरिंग से पहले मोल्ड केविटी में कोर को प्लेस करते हैं। द मोल्टन मेटल फ्लोज एंड सॉलिडिफाइज बिटवीन द मोल्ड केविटी एंड द कोर टू फॉर्म द कास्टिंग्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल surfaces. Many require supports to hold it in position in the mold cavity during pouring called chaplets. Chaplets जो है सपोर्ट देता है कोर को, ठीक है ना, सपोर्ट के लिए चैपलेट्स का यूज करते हैं। ये देखो डायग्राम बनाया हुआ है। चैपलेट्स जो है ना, चैपलेट्स इसी साइज का होता है, जो साइज दिखाया गया ना चैपलेट्स का, देखो इसी साइज में मिलता है चैपलेट्स। ये कोर देखो प्लेस किया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर कोर है ना। चैपलेट्स भी दिखाया गया है, ये राइजर दिखाया गया है, स्प्रू दिखाया गया है, यहाँ पे डाउन स्क्रू का यूज किया है, ये पार्टिंग लाइन है ना। तो पूरा मोल्ड जो है सैंड से फिल है। चैपलेट्स का देखो बी वाला पार्ट जो चैपलेट्स है ना। तो इसका कास्टिंग कैसा आएगा देखो, ये कास्टिंग कास्टिंग का डिजाइन दिखाया गया, सी वाला जो फिगर है। अब मोल्ड जो हम लोग बनाते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, स्ट्रेंथ है, परमेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी है, कोलेप्सिबिलिटी है और यूजेबिलिटी है ना। स्ट्रेंथ क्या है, टू मेंटेन शेप एंड रजिस्ट एरोजन। स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए मोल्डिंग सैंड का जो कि उसमें एरोजन ना हो। अगर सैंड एरोज हो जाएगा ड्यूरिंग पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल तो क्या होगा, सैंड आपका कास्टिंग में चला जाएगा, तो वहां पे आपका सैंड फ्यूजन डिफेक्ट आएगा, ठीक है ना, सैंड फ्यूजन क्रिएट करेगा।
परमेबिलिटी टू एस्केप एक्स्ट्रा गैसेस फ्रॉम द मोल्ड। परमेबिलिटी क्या है? टू अलाउ हॉट एयर एंड गैसेस टू पास थ्रू voids in sand. थर्मल स्टेबिलिटी टू रेजिस्ट क्रैकिंग ऑन कांटेक्ट विद मोल्टन मेटल। थर्मल स्टेबिलिटी भी मोल्डिंग सैंड का अच्छा होना चाहिए। अगर मोल्टन मेटल के कांटेक्ट में आने से सैंड ब्रेक कर जा रहा मोल्ड, तो मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी कम है ना, तो वो भी डिफेक्ट देगा कास्टिंग में। कोलेप्सिबिलिटी, एबिलिटी टू गिव वे एंड अलाउ कास्टिंग टू श्रिंक विदाउट क्रैकिंग द कास्टिंग, है ना। कोलेप्सिबिलिटी जो है ऐसा होना चाहिए। reusability, can sand from broken mold be reused to make other molds? जो हम लोग मोल्ड बनाए हैं उसका सैंड जो है ऐसा होना चाहिए जो जिसको हम लोग रीयूज कर सकें, आराम से टूट जाए। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर लगानी पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये सारा प्रॉपर्टीज है मोल्डिंग सैंड का जो हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। जब कास्टिंग सॉलिडिफाई होता है उसके बाद में एक्स्ट्रा क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। सेकआउट हम बता दिए आपको, कास्टिंग को मोल्ड से बाहर निकाल के क्लीनिंग में देना। क्लीनिंग मतलब फेटलिंग में देना, है ना। और फेटलिंग में दोगे वहाँ क्या करोगे? शॉर्ट ब्लास्टिंग होगा कास्टिंग पे। जो कास्टिंग का इंटरनल पार्ट्स में सैंड चिपका रहेगा उसको स्टील शॉर्ट से ब्लास्ट करके क्लीन करते हैं। शॉर्ट ब्लास्टिंग यही है। फेटलिंग ट्रिमिंग, मैनुअली ट्रिमिंग होता है, कहीं पे एक्स्ट्रा फिंस है या बाहर कास्टिंग का सरफेस पे कहीं सैंड लगा हुआ है तो उसको मैनुअली ट्रिम करके और एयर ब्लो करके उसको क्लीन करते हैं। रिमूविंग द कोर पार्टिकल कभी कभी रह जाता है कास्ट में, उसको रिमूव करते हैं। सरफेस क्लीनिंग क्लियर है। हीट ट्रीटमेंट और इंस्पेक्शन में विजुअल है, डाई है, फिक्सर है, ठीक है ना। फेटलिंग और ट्रिमिंग क्यों करते हैं कास्टिंग का, है ना। रिमूवल ऑफ स्प्रूज, रनर्स, राइजर्स, पार्टिंग लाइन, फ्लैश, फिन्स, चैपलेट्स एंड एनी अदर एक्सेस मेटल फ्रॉम द कास्ट पार्ट। अगर कास्टिंग में जैसे कास्टिंग जब आपका निकलेगा तो उसमें राइजर रहेगा, रनर रहेगा, पार्टिंग लाइन, फ्लैश रहेगा, फिन्स रहेगी, चैपलेट्स जो है चिपक सकता, लगा रह सकता है, वो सबको क्लीन करने के लिए फेटलिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। फॉर ब्रिटल कास्टिंग अलॉयज एंड व्हेन क्रॉस सेक्शन आर रिलेटिवली स्मॉल, जो क्रॉस सेक्शन बहुत कम है तो उसको क्या करेंगे आप, जैसे क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है तो उसको इजीली आप तोड़ सकते हैं, है ना। अदरवाइज हैमरिंग, सियरिंग और हेक्सा ब्लेड से आप काटना पड़ेगा। अगर मोटा रहेगा क्रॉस सेक्शन, थिकनेस ज्यादा रहेगा तो उसको हैमर से, है ना, और हेक्सा ब्लेड से और बेंड करके अदर जो कटिंग सेट है उससे जो है आप उसको काट के अलग कर सकते हैं, रनर्स को, राइजर्स को। अगर थिकनेस ज्यादा है, कम थिकनेस है उसको इजीली निकाल सकते हैं। कोर कैसे रिमूव करते हैं? इफ कोर्स हैव बीन यूज्ड दे मस्ट बी रिमूव्ड। मोस्ट कोर्स आर बॉन्डेड एंड दे ऑफन फॉल आउट ऑफ कास्टिंग एज द बाइंडर डिटोरिएट्स। कोर क्या है? जैसे आपका कोल्ड बॉक्स का कोर है, ठीक है ना। कोल्ड बॉक्स का कोर है, इसमें क्या है? रेजिन पार्ट 1, रेजिन पार्ट 2, बाइंडर और हार्डनर है ना। तो क्या होगा, रेजिन का क्या है, एक टेम्परेचर के बाद में वो अपना प्रॉपर्टी को, जो उसका बाइंडिंग प्रॉपर्टी है उसको लैप्स कर जाता है, ठीक है ना। तो मोल्टन मेटल जब उसमें कोर हमारा मोल्ड में है, मोल्टन मेटल पोर करते हैं तो उसके बाद में जब कास्टिंग सॉलिडिफाई होता है, टेम्परेचर इतना रहता है उसमें इतने टाइम तक, इसका प्रॉपर्टीज है मोल्डिंग सैंड का कि इतने टेम्परेचर पर, जैसे कि 1500 डिग्री टेम्परेचर है ना, 1500 डिग्री टेम्परेचर पर अगर 1 घंटा हमारा मोल्ड में कोर रह गया तो ये रेजिन जो है बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। तो वैसा ही डिजाइन है, वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है कोर, तो उसको मोल्ड मोल्ड जब ब्रेक करता है कोर भी ब्रेक कर जाता है। हम लोग का ये टाटा मोटर्स का फाउंड्री में उसको अलग से फेटलिंग में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हो सकता है स्टील कास्टिंग में आप बहुत ज्यादा हैवी कोर बना दिया है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दे दिया है, तो वहां पे उन लोग को तोड़ना पड़ता होगा अलग से। लेकिन जनरली टाटा मोटर्स में ऐसा पैरामीटर सारा यूज होता है जो कि मोल्ड जहां ब्रेक होता है कोर भी ऑटोमेटिकली वहां पे ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। उसको अलग से कोर को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन सम केसेस दे आर रिमूव्ड बाय शेकिंग कास्टिंग, either manually
हाँ, मैकेनिकली वाइब्रेटर लगा रहता है। जितना भी कास्टिंग आपका मोल्ड टूटेगा, मोल्ड टूट के क्या होगा, कास्टिंग पे गिरेगा, ठीक है ना, वाइब्रेटर पे गिरेगा। मैकेनिकली वाइब्रेटर होता है, वाइब्रेटर वाइब्रेट जब होगा ना, तो उससे जो है, जो भी सैंड पार्टिकल और कोर का पार्टिकल कास्टिंग में लगा रहता है, वो सब निकल जाता है। ये टाटा मोटर्स में भी है मैकेनिकल वाइब्रेटर। इन रेयर केसेस कोर्स आर रिमूव्ड बाय केमिकली डिसॉल्विंग बॉन्डिंग एजेंट। जनरली जरूरत नहीं पड़ती इसकी, है ना। टाटा मोटर्स में आज तक हम नहीं देखे, यूज नहीं हुआ कहीं पे भी, है ना। सॉलिड कोर्स मस्ट बी हैमर्ड और प्रेस्ड आउट। अब इसमें कंडीशन में बहुत केयर रखनी पड़ती है। जब आप कास्टिंग से राइजर को अलग कर रहे हैं, रनर्स को अलग कर रहे हैं, अगर कोर ज्यादा स्ट्रेंथ वाला कोर है, वो चिपका हुआ, उसको अलग कर रहे हैं, अगर आप कास्टिंग पे हैमरिंग करेंगे या उसको, मतलब आपको बहुत केयर करने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा, कास्टिंग में क्रैक आ सकता है ना, तो केयर करके निकालना पड़ता है। सरफेस क्लीनिंग कैसे करते हैं? सरफेस क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग। हाँ पूछिए। सिलिका सैंड, जिसका, हाँ, कोर में जो है सिलिका सैंड का यूज करते हैं, जिसका मैश साइज होता है 60 to 70। मैश साइज समझ रहे हो? मैश मैश क्या है? जाली जो रहता है ना। मैश, ये आपको लैब में, सैंड लैब में सिखाया गया नहीं, सिखाया जाएगा जब मैं इंडस्ट्री में जाओगे। 12 सीप्स रहता है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग ऊपर से सैंड गिराएंगे, पहला वाला सीप में एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा इकट्ठा रहता है ना, पूरा सेट रहता है। सारा सीप का अपना अपना मैश साइज होता है। सबसे ऊपर बड़ा होल रहेगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है ना। तो ऊपर हम सैंड उस पर गिराए, तो वहां से जो है लास्ट आपका सैंड कौन सा सीप में रुका है जाके, मतलब वो उसका होल को पार नहीं कर पाया आपका सैंड, ठीक है ना। उसी साइज का आपका सैंड का जो मैश साइज जो सीप का होगा, वही साइज का आपका सैंड कहलाएगा। सैंड का साइज कैसे नापेंगे, ये हम बताए अभी आपको, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे 12 सीप्स को हम लोग एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके रख लिए, है ना। तो सबसे ऊपर जो सीप रहेगी, उसमें क्या, उसका होल कैसा रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा। जाली है, बड़ा बड़ा जाली, बड़ा बड़ा होल रहेगा जाली में, ऊपर वाली जाली में। उससे नीचे जाली रहेगी, उससे छोटा होल रहेगा, उससे नीचे, उससे छोटा, ऐसे करके पूरा सेट होता है ना। और सैंड को हम उसके ऊपर गिराते हैं, सबसे ऊपर वाले पे। तो जहां पे आपका सैंड रेस्ट, जैसे बड़ा होल है, वहां से सैंड आपका छोटा, सैंड का साइज कम है, तो आपका नीचे चला जाएगा, नीचे वाले सीप में, उससे नीचे चला जाएगा। जौन सा सीप में इकट्ठा होगा, सारा इकट्ठा होगा, उस सीप का साइज जो होगा, वही आपका सैंड का साइज होगा। ये हो गया आपका कैसे सैंड का साइज को हम लोग निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं? सैंड साइज कैसे हम लोग पता करेंगे? सीप एनालिसिस समझ में आया कि नहीं आया? इसको सीप एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। सैंड का साइज कैसे निकालते हैं? हाँ, अब आपका क्वेश्चन है कोर का मिक्सिंग क्या रहता है। कोर का जैसे सिलिका सैंड हम लोग 60 to 70 मैश साइज का यूज करते हैं, ठीक है। और एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि मोल्ड और कोर में बेसिक डिफरेंस क्या है। कोर हमेशा जो है ना, न्यू सैंड से बनता है। कोर जो है यूज्ड सैंड से नहीं बनता है। क्लियर हुआ? कोर जो है हमेशा न्यू सैंड का बनता है। यूज्ड सैंड, रिटर्न सैंड जो है कोर में यूज होता है, थोड़ा सा वर्जिन सैंड का बनता है। अभी सैंड मिक्सर है कोर बनाने के लिए, उसका मिक्सर अलग है, मोल्ड मिक्सर अलग है। मोल्ड बनाने, मोल्डिंग सैंड बनाने के लिए, तो कोर का जो सैंड प्रिपरेशन करते हैं, उसमें मिक्सर का अलग अलग साइज होता है। किसी के पास 200 kg का मिक्सर होगा, किसी के पास 300 kg का होगा। डिफरेंट साइजेस का मिक्सर जो है अवेलेबल है मार्केट में, और डिफरेंट इंडस्ट्री यूज कर रही है उसको अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब अगर 200 kg का मिक्सर है आपका, तो पूरा मिक्सर, बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर कर रहे हैं, कैसे इंडस्ट्री में कैसे काम करना है। अगर कोई मशीन है, जैसे सैंड मिक्सर आपका 200 kg का है, तो आप पूरा 200 kg तो सैंड नहीं बनाएंगे, उसमें ऊपर तक नहीं बनाएंगे ना। तो उसमें क्या 150 kg सैंड आप बनाएंगे, एक बैच 150 kg का। अब उसमें रेजिन पार्ट 1, और ये हम आप देखो, अभी हम आपको कोल्ड बॉक्स प्रोसेस का बता रहे हैं, फिर हॉट बॉक्स का बताएंगे उसमें क्या परसेंटेज रहता है सैंड मिक्सिंग का, ठीक है ना। कोल्ड बॉक्स प्रोसेस से अगर कोर बनाएंगे, तो अगर सपोज करो 200 kg सैंड लिए आप, तो उसका 1% रेजिन पार्ट 1 लेते हैं। रेजिन पार्ट 1 कितना लेंगे? 1%। 1% टू 1.2%, डिपेंड करता है आपका कोर का थिकनेस। अगर बहुत, कहीं कहीं पर थिकनेस बहुत कम है, तो उसमें कोर ब्रेकेज का चांस ज्यादा रहेगा, तो वहां पे
1 to 1.2% तक रीजन पार्ट 1 का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा चाहिए तो 1.2% रीजन यूज कर दो। किसका परसेंटेज? सैंड का, सैंड वेट का। अगर 200 केजी सैंड है तो उसका 1% रीजन पार्ट 1 लेंगे। क्लियर है? क्लियर है सभी को? हाँ, और रीजन पार्ट 2 जो है थोड़ा कम लेते हैं, 0.8 से 0.9% लेते हैं, ठीक है। रीजन पार्ट 1 हो गया 1 to 1.2% ऑफ सैंड, रीजन पार्ट 2 हो गया 0.8 to 0.9% ऑफ द सैंड, ठीक है। इसको हम लोग 60 to 70 सेकेंड तक मिक्स करते हैं, ठीक है। मिक्सर का मिक्सिंग टाइम कितना है? 60 to 70 सेकेंड्स। क्लियर है सभी को? चाहो तो नोट नोट भी कर सकते हो अगर कॉपी है किसी के पास तो। और ये कोल्ड बॉक्स कोर मेकिंग प्रोसेस का मिक्सिंग प्रोसीजर हम बता रहे हैं, जो अभी क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें जो सैंड है, सैंड का 1 to 1.2% रीजन पार्ट 1, 0.8 to 0.9% रीजन पार्ट 2, और मिक्सिंग टाइम है 60 to 70 सेकेंड्स। अब इसमें दो तरह का मिक्सिंग होता है, एक है ड्राई मिक्सिंग, एक है वेट मिक्सिंग। ड्राई मिक्सिंग क्या है? सबसे पहले क्या होगा, मिक्सर आपका रोटेट करना स्टार्ट कर देगा सैंड आने से पहले ही, ठीक है ना। क्योंकि जब उसमें सैंड भर दोगे उसके बाद अगर मिक्सर को ऑन करोगे रोटेट करने के लिए तो क्या होगा, लोड ज्यादा पड़ेगा ब्लेड्स के ऊपर, सैंड चारों तरफ सब दबाए रहेगा ब्लेड्स को, इसलिए सब मिक्सर स्टार्ट हो जाता है पहले, उसके बाद उसमें सैंड आता है। और सैंड का वेट हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, सैंड का वेट कैसे करते हैं। लोड सेल लगा होता है मिक्सर के ऊपर, लोड सेल जो है इलेक्ट्रॉनिकली वेट करता है। 150 केजी का अगर बैच है तो 150 केजी लोड सेल में सैंड लेगा, उसके बाद मिक्सर में डिस्चार्ज कर देगा। अभी 7 to 10 सेकेंड्स तक उसको ड्राई मिक्स करते हैं। जो सैंड आया मिक्सर में उसको 10 सेकेंड्स तक, 7 to 10 सेकेंड्स तक उसको ड्राई मिक्स करते हैं। ड्राई मिक्स मीन्स अभी तक उसमें रेजिन को हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, ठीक है। जब 10 सेकेंड्स तक ड्राई मिक्स हो जाएगा उसके बाद में रेजिन पार्ट 1 और रेजिन पार्ट 2 दोनों इजेक्ट कर देंगे, ठीक है। रेजिन पार्ट 1 और रेजिन पार्ट 2 दोनों इजेक्ट हो गया, लगभग 60 सेकेंड्स तक वेट मिक्सिंग होगा, जो कि रेजिन पार्ट 1 रेजिन पार्ट 2 के साथ में मिक्स हो रहा है सैंड, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है सैंड मिक्स रेडी, सैंड मिक्स प्रिपेयर करने का। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पे? यहाँ पे कोई डाउट? नो सर। मिक्सिंग समझ में आया कोल्ड बॉक्स का? क्या? मिक्सिंग अच्छे से हो गया ये कैसे पता चलेगा? वो आपका फिर सैंड उसके लिए फिर आपको लैब में ले जाना होगा, है ना। सैंड लैब में ले जाएंगे, जो सैंड जो मिक्स हुआ है ना, उससे फिर वहाँ पे वो लोग सैंपल बनाएंगे, सैंपल बना के उसका प्रॉपर्टी चेक करेंगे, स्ट्रेंथ कितना आ रहा है ना। ये सारा चीज चेक करेंगे। अगर चेक करना है कि सही से मिक्सिंग हुआ कि नहीं हुआ है, ये कोई भी फाउंड्री का, कहीं भी फाउंड्री में जाओगे कोर्स शॉप में, उसका प्रोसेस है। जो भी आप सैंड मिक्स बना रहे हैं, कोई भी कोर्स शॉप है, चाहे हॉट बॉक्स है या कोल्ड बॉक्स है, जो सैंड मिक्स आप बना रहे हैं पूरा शिफ्ट में एक बार सैंड लैब वाला बंदा आएगा, वो आपका मिक्सर से सैंड लेगा और उसको टेस्ट करेगा जाके। रैंडमली करता है, ऐसा नहीं है कि हर बैच का टेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपका अगर सैंड मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगा तो आपका कोर टूटने लगेगा। नीचे जो मशीन में कोर बना रहे हो ना, वो कोर टूटने लगेगी, तो आपको पता चल जाएगा हाँ कहीं ना कहीं पर कुछ गड़बड़ है, मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुआ। या तो रेजिन पार्ट 1 हो सकता है, रेजिन पार्ट 1 कम गया हो, पार्ट 2 कम गया हो, या एक रेजिन गया ही नहीं हो मिक्सर में। सारा तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, मैनुअल तो डाल नहीं रहे आप मग से रेजिन। जैसे इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन इंजेक्स जो सरेंज होता है उसमें क्या करते हो, खींचते हैं तो उसमें पानी भरता है ना। सेम वैसे ही रेजिन का सिस्टम है। रेजिन में क्या है, रेजिन टैंक है, उसमें पंप लगा रहता है, पंप सिलेंडर टाइप का रहता है, उसमें सिलेंडर वाला पंप, वॉल्यूमेट्रिक पंप बोलते हैं उसको। करती है और उसमें सेंसर लगा रहता है। अगर आपको 800 ग्राम रेजिन लेना है तो 800 ग्राम रेजिन तक ही वो खींचेगा। जैसे इंजेक्शन सिरिंज को खींचते हैं वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक पंप है, उसमें सिलेंडर है, वो पिस्टन को उतना ही खींचेगा कि 800 ग्राम रेजिन आएगा। जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है ना, मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। तो
उसके बाद एब्जॉर्ब, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, रेजिन का एब्जॉर्प्शन। जैसे इंजेक्शन है, इंजेक्शन को हम लोग सरेंज को क्या करते हैं, बाहर पीछे खींचते हैं तो पानी भरता है, उसमें मेडिसिन आती है। वैसे ही ये सिलेंडर को पीछे पुल ये करेंगे, पुल करेंगे तो उसमें जो पंप है, जो वॉल्यूमेट्रिक पंप, उसमें रेजिन आएगा। और जब सैंड उसमें मिक्सर में चला जाएगा तो इसको इजेक्ट करेंगे, उसको इजेक्शन बोलते हैं, इजेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है ना। उतना क्वांटिटी में जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आपका पंप जाम हो गया या लीकेज हो गया तो रेजिन कम जाएगा, रेजिन कम जाएगा तो सैंड मिक्स प्रॉपर स्ट्रेंथ का नहीं बनेगा। उस टाइम में आपका मशीन में कोर ब्रेक करना स्टार्ट हो जाएगा, कोर का प्रॉपर क्यूरिंग नहीं होगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे हमारा सैंड मिक्स, सबसे पहले तो कोर अगर खराब आती है सबसे पहले सैंड मिक्स पे ही जाते हैं कि सैंड मिक्स हमारा सही है कि नहीं है ना। सबसे पहले सैंड चेक करते हो। और आपका एक्सपीरियंस सर जब 1-2 महीना काम कर लेंगे ना, तो मिक्स सैंड को अगर आप हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ से पकड़ने से आपको पता चल जाएगा। जैसे लड्डू बनाते हैं ना, लड्डू जो बनाते हैं हाथ से, तो ऐसे हाथ में पकड़ के उसको दबाएंगे सैंड को, तो पता चल जाएगा आपको कि सही है कि नहीं है। आपको लैब में ले जाने की जरूरत नहीं पड़े, एक्सपीरियंस है ना। वैसे प्रोसेस है, लैब में ले जाइए, लैब में ले जाके आप जो है उसको चेक करवा सकते हैं, ठीक है ना। समझ, हाँ हाँ ये चीज है। और कोई डाउट? सैंड कोर का सैंड मिक्सिंग से रिलेटेड किसी को कोई डाउट या कुछ और पूछना चाह रहे हैं? कोर के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं? डाउट क्लियर कर लीजिए, जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का तो फिजिकली क्लास कम हुआ है ना, तो स्पीड में पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जो डाउट है वो एकदम साथ के साथ क्लियर कीजिए। कोर कैसे बनता है, कोर का ट्रिमिंग कैसे होता है, सारा तो हम बताएंगे ही, फिर भी हाँ हाँ हाँ। मैनु मैनुअल कोर भी बनता है और मशीन से भी कोर बनता है, ठीक है ना। जैसे सर कोर को बेक भी किया जाता है ना? एग्जैक्टली कोर को बेक किया जाता है ना। तो स्क्यूजिंग मशीन होता है, स्क्यूज प्रेशर होता है उसमें, है ना। सेम कोर को बनाने के लिए डिफरेंट मशीन है, डिफरेंट कंपनीज का। जैसे कि अगर कोल्ड बॉक्स का कोर है, इसके लिए इंडिया में जो है कॉम्पैक्स एक कंपनी है, कॉम्पैक्स मशीन बनाती है, ठीक है। मशीन के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दें क्या? कोर मेकिंग मशीन के बारे में बताएं क्या डिटेल में थोड़ा? यस सर। हाँ हाँ यस सर। तो कोर मेकिंग मशीन में बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट होता है हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। कोर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सैंड चाहिए। तो कोर को मोल्ड के साथ में कंपेयर करो, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोल्ड का फाइनल ये क्या है, प्रोडक्ट क्या, कास्टिंग, ठीक है। मोल्ड और कोर दोनों को कंपेयर करो ना, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोल्ड का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, कास्टिंग। और कोर कोर मेकिंग मशीन जो है, मोल्डिंग मशीन का फाइनल प्रोडक्ट है कास्टिंग, कोर मेकिंग मशीन का फाइनल प्रोडक्ट है कोर। क्लियर? मोल्डिंग मशीन में क्या होता है, जो स्क्यूज प्रेशर होता है, उसमें भी क्या चाहिए, 2 कोर बॉक्स चाहिए। मोल्डिंग मशीन में क्या होता है, दो मोल्ड बॉक्स लगता है ना, कोप एंड ड्रैग, ठीक है। कोप एंड ड्रैग का यूज करते हैं हम लोग मोल्डिंग मशीन में, ठीक है ना। वैसे ही कोर मेकिंग मशीन में कोर बॉक्स होता है, अगर वर्टिकल और हॉरिजेंटल, 2 तरह का कोर बॉक्स होता है कोर मेकिंग मशीन में। मोल्डिंग मशीन में भी वर्टिकल होता है और हॉरिजेंटल होता है। क्लियर है ना? मोल्डिंग मशीन में भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरह से मोल्ड क्लोजिंग होता है। वैसे ही कोर में वर्टिकल और हॉरिजेंटल 2 होता है। तो कोर में क्या होता है, एक कोर बॉक्स होता है। जैसे मोल्ड में पैटर्न का यूज करते हैं ना, वैसे ही कोर में क्या है, कोर बॉक्स है। जिस डिजाइन का आपको कोर बनाना है उस डिजाइन का कोर बॉक्स आपका मशीन में माउंट रहता है। मशीन एक है, उसमें कई तरह का कोर आप बना सकते हैं। कोर बॉक्स मतलब क्या है, डाई, पैटर्न, है ना, जस्ट लाइक अ पैटर्न। तो डाई होता है, डाई, है ना। उसको कोर बॉक्स बोलते हैं। कोर बनाने के प्रोसेस में उसको कोर बॉक्स बोलते हैं। जौन सा शेप का कोर चाहिए उस शेप का कोर बॉक्स होता है। कोर बॉक्स 2 हाफ में होता है, जैसे मोल्ड बॉक्स 2 हाफ में होता है, कोप एंड ड्रैग ऐसे ही कोर बॉक्स भी 2 हाफ में होता है। अब इधर उसको वर्टिकली क्लोज करो या हॉरिजेंटली क्लोज करो। तो वर्टिकली क्लोज कोर बॉक्स है, वर्टिकली उसको क्लोज कर लिया हम, वर्टिकली सपोज कर वर्टिकली है हमारे पास, वर्टिकली उसको क्लोज कर लिया कोर बॉक्स को। तो कोर बॉक्स जब
दो हाफ क्लोज होगा, समझ रहे हो हम क्या क्या समझाना चाह रहे हैं? उसमें केविटी रहेगा अंदर जिस साइज का कोर होगा, ठीक है ना? दो कोर बॉक्स पार्टिंग लाइन मिला एक दूसरे से, दोनों कोर बॉक्स में अलग अलग आधा आधा केविटी बना हुआ, जब उसको क्लोज किए तो दोनों केविटी ज्वाइंट होगा ना, वो बीच में गैप बन जाएगा, ठीक है ना? वो जो गैप बना कोर बॉक्स क्लोज करने के बाद में गैप बना, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, सैंड को ब्लो करेंगे उससे। कोर बॉक्स क्लोज किए, नीचे से भी क्लोज कर देते हैं, उसको लोअर लोअर मैंडल बोलते हैं। लोअर नीचे से भी क्लोज कर, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से आप सैंड ब्लो करोगे नीचे से निकल जाएगा, ठीक है ना? तो नीचे से सैंड निकले ना, इसके लिए भी एक प्लेट लगा रहता है, उसको क्लोज कर दिए। अब कोर बॉक्स क्लोज हुआ वर्टिकली, नीचे से भी क्लोज कर दिए। अब हम जो सैंड ब्लो करेंगे, सैंड फिल करेंगे कोर बॉक्स में ऊपर से, वो कहीं हमारा निकलेगा नहीं। जो सैंड ब्लो करते हैं कोर बॉक्स में, उसका प्रेशर होता है 4 to 5 बार, 4 से 5 बार का प्रेशर। प्रेशर क्या, कंप्रेस्ड एयर, न्यूमेटिक एयर। न्यूमेटिक एयर प्रेशर के साथ में सैंड को हम लोग कोर बॉक्स में ब्लो करते हैं, फिल करते हैं। इतना प्रेशर क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रॉपर जैसे मोल्ड में रैमिंग करते हैं ना, इसीलिए कोर बॉक्स में भी प्रॉपर सारा शेप तक जो है हमारा सैंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कोल्ड बॉक्स तो बड़ा बड़ा रहता है ना, एक मशीन में हम लोग 8 4 4 5 5 कोर बनाते हैं, तो 5 कोर बनाने के लिए आपका करीब 1.5 2 मीटर का कोर बॉक्स होगा। मशीन भी बड़ी रहती है, ठीक है ना? तो 2 मीटर तक आपको सैंड ब्लो करना है। सैंड ब्लो कैसे करेंगे? उसका जो सैंड मैगजीन रहती है, सैंड मैगजीन समझ रहे हैं, एक ट्रॉली टाइप की रहती है सैंड की, उसमें पूरा सैंड भरा रहता है। सैंड मिक्स उसमें कहाँ से आता है? मिक्सर से। मिक्सर में जो सैंड बनाएंगे वो सैंड मैगजीन में सैंड को फिल कर देते हैं। सैंड मैगजीन के ऊपर में हम लोग न्यूमेटिक डिवाइस होती है, वो प्रेशर मारते हैं। प्रेशर मारेंगे तो सैंड मैगजीन जो है ना, उसमें ब्लो नोजल्स लगे होते हैं, बहुत सारे नोजल लगे होंगे जो कि पूरा केविटी में एक साथ सैंड को फिल करेंगे, ठीक है ना? बहुत सारा नोजल्स लगा रहेगा। हम इसका ना फोटो आपको शेयर करेंगे 1 2 दिन में, ठीक है? इसका कोर बॉक्स कैसा होता है, मशीन कैसी होती है, हो सकता है अगर वीडियो मिलेगा तो हम वीडियो ही शेयर करेंगे, है ना? और समझ में आएगा आपको। तो सैंड फिल हो गया कोर बॉक्स में। अब सैंड फिल हुआ कोर बॉक्स में, तो अभी आपका कोर बन के रेडी नहीं हुआ। उसमें क्या है? सैंड में केवल बाइंडर है और हार्डनर है। उसको हार्ड करने के लिए अब हम लोग, ये कोल्ड बॉक्स प्रोसेस बता रहे हैं हम आपको, उसको हार्ड करने के लिए अब हम लोग कैटलिस्ट का यूज करेंगे। कैटलिस्ट क्या है? किसी भी रिएक्शन को तेज करता है, ठीक है ना? तो इसमें जो बाइंडर और हार्डनर है, इसका जो है रिएक्शन को फास्ट करेगा। कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं हम लोग? ट्राई एथाइल अमीन। अमीन जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। अमीन जो मिलती है, अमीन गैस जो बोलते हैं ना जिसको, वो अमीन जो है लिक्विड फॉर्म में होता है ना? उसको हम लोग हीटर में ले जाके 80 to 100 डिग्री टेम्परेचर पर उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हॉट एयर के साथ में जो सैंड फिल है उसमें पर्ज करते हैं, हॉट एयर का पर्जिंग करते हैं, ठीक है ना? वो पर्जिंग प्रेशर भी 5 बार होता है। हॉट एयर जो है अमीन के साथ में 5 बार प्रेशर पर पर्ज करते हैं। जब सैंड फिल है केविटी में, उसमें 5 बार प्रेशर से अमीन गैस को पर्ज किए, वो हार्ड करता है आपको कोर को। कोर में जो है हार्ड उससे होता है, ठीक है? कैटलिस्ट है अमीन, उससे हमारा कोर हार्ड हो जाता है। वो पर्जिंग कितने टाइम तक करते हैं? 20 to 30 सेकेंड्स तक। पर्जिंग टाइम जो हमारा है वो 20 to 30 सेकेंड्स है। और ये डिपेंड करता है, अगर कोर का साइज बड़ा है तो 40 सेकेंड भी करना पड़ता है ना? उसके बाद में 40 सेकेंड जब पर्जिंग ओवर हो जाता है, आफ्टर 40 सेकेंड्स, उसके बाद में मोल्ड आपका कोर बॉक्स ओपन होगा मशीन में ऑटोमेटिकली। कोर बॉक्स अगर मैनुअल बना, मैनुअल भी बना सकते हो। कोर बॉक्स ओपन करना है, कोर बॉक्स ओपन करके कोर को बाहर रिमूव कर लेना है। ये प्रोसेस है कोल्ड बॉक्स मेकिंग, कोल्ड बॉक्स कोर मेकिंग प्रोसेस है ये, है ना? कोल्ड बॉक्स प्रोसेस कैसे बनती, वो कैसे है? सैंड मिक्सिंग बताए हम आपको। उसके बाद में मशीन में हमारा कोर बॉक्स लोड रहता है, जौन सा डिजाइन का, जौन सा पार्ट्स का कोर बनाना है, उस डिजाइन का कोर बॉक्स हम मशीन में लोड कर लेते हैं। उसको उसमें सैंड फिल करते हैं। सैंड फिल करने के बाद में ट्राई एथाइल अमीन TEA गैस को हॉट एयर के साथ में 5 बार पर न्यूमेटिक प्रेशर से पर्ज करते हैं। पर्ज करने के बाद पर्ज क्यों करते हैं? क्यूरिंग करते हैं, मतलब हार्ड करते हैं कोर को। यहाँ पे ट्राई इथाइल अमीन गैस का यूज होता है। अगर हॉट बॉक्स प्रोसेस में जाओगे, सारा प्रोसेस सेम है, सैंड ब्लो, सैंड प्रिपरेशन सब सेम है। उसमें क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर लगा रहता है, तो हीट से क्यूरिंग होता है, उसमें गैस का यूज नहीं होता, अमीन गैस का यूज नहीं होता हॉट बॉक्स में। इलेक्ट्रिक हीटर रहता है, 2 मिनट तक सैंड ब्लो करने के बाद में 2 मिनट तक जो है
ऐसा ही रहने देते हैं कोर बॉक्स को हीटेड कंडीशन में। वो हीट से जो है सेल फॉर्मेशन हो जाता है, वो सेल कोर प्रोसेस है, हॉट बॉक्स प्रोसेस है। दोनों में डिफरेंस इतना ही है, इसमें ट्राई इथाइलामीन गैस का यूज करते हैं कोर को हार्ड करने के लिए, और हॉट बॉक्स प्रोसेस में टेम्परेचर मतलब हीट से हार्ड करते हैं कोर को, सेल फॉर्मेशन होता है। जो रेजिन होता है वो पढ़ाएंगे आगे, प्रोसेस है सेल कोर प्रोसेस पढ़ाएंगे ना, उसमें हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या है, जो रेजिन है सेल सेल कोर प्रोसेस का जो रेजिन है वो जो है सैंड के चारों तरफ मेल्ट होके उसको ये करता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है ना। तो ये कोर बनाने का टोटल प्रोसेस ये है। जब कोर बन के आपका रेडी हो जाता है, उसके बाद में क्या करते हैं, कोर बॉक्स टॉप हाफ बॉटम हाफ या फिक्स और टिल्ट कुछ भी बोल सकते हो, 2 हाफ का कोर बॉक्स है। तो उसमें जब पार्टिंग लाइन पर हल्का फिंस आता है कोर में, ठीक है ना। फिंस जो आता है, तो फिंस को रिमूव कैसे करते हैं, मैनुअली ट्रिमिंग करते हैं। कोर का मैनुअली ट्रिमिंग होता है, ट्रिमिंग होगा मतलब कैसे, लकड़ी का वुडन या फिर स्टोन का फाइल रहता है, उससे जो फिंस होता है उसको रिमूव कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करने के बाद में क्या करते हैं, उसका जो सैंड लूज सैंड है उसको सबको एयर ब्लो करके झाड़ देते हैं, जिससे कि मोल्ड में ना जाए लूज लूज सैंड। उसके बाद में फिर भी कुछ चांसेस रहता है अच्छा सरफेस फिनिश लाने के लिए, हम लोग पेंटिंग करते हैं कोर का, जिसको वॉशिंग बोलते हैं, वॉश में जो है डिप करते हैं कोर को। अब पेंटिंग करने का कई तरीका है, या तो ब्रश से कीजिए, ब्रश से भी कोर को पेंट कर सकते हैं, या फिर डिपिंग टैंक में डिप कीजिए। तो मोस्टली सारा कंपनी अभी, मैक्सिमम कंपनी जो है डिपिंग टैंक में डिप करके कोर को, क्योंकि उसमें प्रॉपर पेंटिंग होता है ना, उसमें डिफेक्ट का चांस कम रहता है, तो उसमें सारा पेंट करते हैं। अब जो पेंट किए कोर को, अब ग्रेफाइट वॉश यूज करते हैं यहाँ पे ना, तो कोर पेंटिंग में कौन सा वॉश यूज करते हैं, ग्रेफाइट वॉश यूज करते हैं जनरली, है ना, वैसे तो है। तो ग्रेफाइट वॉश जो जो पेंट किए कोर को, तो उसमें क्या होगा, आपका कोर गीला हो गया, गीला जो कोर हो गया उसको सुखाने के लिए 150 डिग्री टेम्परेचर का ओवन होता है, जिसका टेम्परेचर हमको मेंटेन करना रहता है 150 डिग्री, 150 टू 160 डिग्री तक। उसमें हम लोग बेक करते 1 आवर तक, 1 आवर तक 150 डिग्री टेम्परेचर पे कोर को बेक करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, मोल्ड में भेजने से पहले, मोल्डिंग लाइन में सप्लाई देने से पहले बेक करना पड़ता है, ठीक है ना। ये समझ में आया यहाँ तक। यस सर। सर कोई तो डाउट किसी को। थोड़ा सैंड कोटिंग के बारे में बता दीजिए। सैंड कोटिंग में क्या पूछना चाह रहे बोलिए। सैंड कोटिंग किसका, कोर मेकिंग से पहले सैंड कोटिंग करते हैं ना, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ सैंड कोटिंग अभी हम एक्चुअली सेल कोर आपको पढ़ाए नहीं है ना। जो सैंड कोटिंग जो सेल कोर सेल हॉट बॉक्स प्रोसेस पढ़ाएंगे ना कोर बनाने का, उसमें सैंड कोटिंग कैसे, लेकिन अभी हम डिटेल में बता देंगे आपको। कोल्ड बॉक्स का तो हम आपको बताएं सैंड का क्या प्रोसेस है। जो सैंड है उसका 1%, 1 to 1.2% रेजिन पार्ट 1, और 0.8 to 0.9% रेजिन पार्ट 2। रेजिन पार्ट 1 और रेजिन पार्ट 2 क्या है, कोल्ड बॉक्स प्रोसेस पढ़े हैं आप लोग कोर बनाने का। रेजिन पार्ट, हाँ रेजिन पार्ट 1 जो है वो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, फिनोलिक रेजिन है। रेजिन पार्ट 1 को क्या बोलते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। और रेजिन पार्ट 2 क्या है, पॉली आइसोसाइनेट। जो हार्डनर है रेजिन पार्ट 2, ये क्या है, पॉली आइसोसाइनेट, ठीक है ना। कोल्ड बॉक्स कोर मेकिंग प्रोसेस में जो 2 रेजिन यूज होता है, रेजिन पार्ट 1 और रेजिन पार्ट 2। तो रेजिन पार्ट 1 पार्ट 2 करके हर जगह आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा। हर जगह रेजिन पार्ट 1 रेजिन पार्ट 2 करके सब जगह निकल जाएगा बुक में अभी जनरली। तो रेजिन पार्ट 1 जो है एक्चुअली क्या है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, और रेजिन पार्ट 2 क्या है, पॉली आइसोसाइनेट, ठीक है ना। दोनों में पार्ट बताया ना, रेजिन पार्ट 1 बाइंडर है, रेजिन पार्ट 2 हार्डनर है। हाँ, आप जो रॉ सिलिका सैंड है उसको कैसे ये करेंगे, कॉम्पैक्ट कैसे करेंगे, है ना, उसको बाइंड करना है ना।
कोर कैसे बनेगा? अब जैसे सीमेंट है, सीमेंट समझ रहे हैं ना? जब आप मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं? सैंड लेते हैं, बालू लेते हैं, ठीक है? बालू में क्या क्या मिलाते हैं? बालू लिए, पानी लिए और सीमेंट लिए, तीनों चीज को मिला के मिक्स करते हैं ना, उसके बाद वो हार्ड होता है। ऐसे ही सैंड है, सैंड रॉ सिलिका सैंड है। सैंड तो अपने आप में ये नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, कोर बनेगा नहीं। उसके लिए हम लोग रेजिन पार्ट 1 बाइंडर और रेजिन पार्ट 2 हार्डनर का यूज करते हैं, ठीक है? रेजिन पार्ट 1 है बाइंडर, रेजिन पार्ट 2 है हार्डनर। हार्डनर रेजिन पार्ट 2 हार्ड करेगा और रेजिन पार्ट 1 जो है सैंड पार्टिकल्स को बाइंड करेगा एक दूसरे के साथ में। जैसे आपका जो बूंदी का लड्डू बनाते हैं, बूंदी का लड्डू बनाने में क्या होता है? बूंदिया को जो छान लिया, उसके बाद में उसमें शुगर अगर मिक्स नहीं करेंगे, चाशनी जिसको बोलते हैं, तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, लड्डू नहीं बनेगा, ठीक है ना? वही रेजिन काम करता है, जस्ट लाइक अ शुगर। उसको जो सैंड है उसको बाइंड करता है, ठीक है ना? हाँ, नहीं, वो अलग प्रोसेस है। पोर मेकिंग प्रोसेस जब हम आपको पढ़ाएंगे, अभी जस्ट हम आपको हल्का हल्का ये छोटा छोटा ये बता रहे हैं कि फाउंड्री डिवीजन में कौन कौन सा शॉप है, उसमें क्या क्या काम हो रहा है। इसके बाद हम डिटेल में हम लोग जाएंगे, जैसे कोर मेकिंग प्रोसेस पूरा जाएंगे तो उसमें हम आपको सेल कोर मेकिंग प्रोसेस पढ़ाएंगे, कोल्ड बॉक्स कोर मेकिंग प्रोसेस पढ़ाएंगे, नोबेक पढ़ाएंगे और CO2 प्रोसेस पढ़ाएंगे, ठीक है ना? ये सारा प्रोसेस डिटेल में पढ़ाएंगे। तो नोबेक अलग है। नोबेक क्या है? सर ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है आपका बाइंडर और हार्डनर, ये मतलब कोल्ड बॉक्स और हॉट बॉक्स दोनों के लिए यूज होता है क्या? रेजिन दोनों में यूज होता है, हॉट बॉक्स में भी यूज होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज थोड़ा उसका अलग हो जाता है, ठीक है ना? अच्छा। जो कोल्ड बॉक्स का प्रॉपर्टी है उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों यूज होता है, सेल कोर में भी, है ना? लेकिन अच्छा। उसका उसका कंपोजिशन थोड़ा अलग रहेगा। हॉट बॉक्स का रीजन अलग आएगा, कोल्ड बॉक्स का रीजन अलग आएगा, ठीक है ना? दोनों का कंपोजिशन अलग होता है और कोल्ड बॉक्स का रीजन जनरली कॉस्टली होता है। अच्छा। सर हॉट कोल्ड बॉक्स में पॉली आइसोसाइनाइड यूज होता है? हॉट बॉक्स में जनरली पॉलीआइसोसाइनेट का यूज नहीं होता है ना? हाँ, फेनोलिक उसमें रेजिन। फिनोलिक रेजिन का ही यूज होता है। हाँ सर। फिनोलिक रेजिन का यूज होता है। एक सेकंड होल्ड रखना। एक हाँ, डिस्टरबेंस हो गया थोड़ा, याद रखो। तो हॉट बॉक्स में जो है फिनोलिक रेजिन का यूज करते हैं। आवाज आ रही है हमारी? यस सर। हॉट बॉक्स प्रोसेस में क्या है, आपका सैंड रहेगा, सिलिका सैंड वहां पे भी यूज करते हैं, ठीक है ना? और उसमें सैंड का कोटिंग होता है ना? सैंड का कोटिंग कैसे करते हैं? उसमें जो मोलर रहेगा ना, उसका जो मिक्सर रहेगा हॉट बॉक्स प्रोसेस का, सेल को कोल्ड बॉक्स और हॉट बॉक्स में यही बेसिक डिफरेंस है मिक्सिंग में, सैंड मिक्सिंग में। जो कोल्ड बॉक्स का सैंड है उसको 1 घंटे के अंदर में यूज करना पड़ता है, ठीक है ना? कोल्ड बॉक्स प्रोसेस का जो सैंड मिक्स है उसको विद इन 1 आवर हम लोग को यूज कर लेना पड़ता है। अगर 1 घंटा से ज्यादा हो गया तो उसका प्रॉपर्टी जो है लैप्स कर जाता है। 1 घंटा से ज्यादा अगर सैंड रेस्ट कर गया आपका हॉपर में और कोर आप नहीं बना पाए तो सैंड को फेंकना पड़ता है, आपको स्क्रैप कर देना पड़ता है। अदरवाइज आपका कोर टूटने लगेगा, कोर बनेगा नहीं, सही स्ट्रेंथ नहीं देगा कोर, ठीक है ना? हॉटबॉक्स प्रोसेस में क्या है,
आप आज सैंड बना ली 6 महीना तक कभी भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए कोल्ड बॉक्स का जो बेंच लाइफ है हम आपको बताए थे, कोल्ड बॉक्स का कोर है उसका बेंच लाइफ 72 आवर है, और हॉट बॉक्स प्रोसेस सेल कोर प्रोसेस का जो कोर बनता है उसका बेंच लाइफ 6 मंथ्स तक है। हॉट बॉक्स प्रोसेस से जो आप कोर बना रहे हैं उसको 6 महीने के अंदर कभी भी यूज कर सकते हैं, 6 महीना तक यूज कर सकते हैं। और कोल्ड बॉक्स का कोर 72 घंटे के बाद में खराब हो जाएगा, सैंड फ्यूजन आएगा कास्टिंग, अगर आप यूज करेंगे सैंड फ्यूजन आएगा, स्कैब आएगा। तो कोल्ड बॉक्स का तो हम डिटेल में बताए आपको कैसे सैंड मिक्स करेंगे। हॉट बॉक्स का सैंड मिक्स करने के लिए क्या है, सिलिका सैंड है, सिलिका सैंड के साथ में हेक्सा पाउडर मिलाते हैं इसमें, ठीक है ना। सिलिका सैंड प्लस रेजिन प्लस हेक्सा पाउडर। हेक्सा पाउडर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होता है ना, तुरंत आग पकड़ता है। तो सैंड सेलकोर का जो सैंड मिक्सर होता है वो जो है हीटिंग एलिमेंट लगा होता है उसके, उसको गर्म करता है। मिक्सर जो है ना, मिक्सर चलेगा तो उसमें सैंड को हीट करेगा, सैंड हीट करेगा तो उसमें क्या होगा, जो रेजिन है आपका, रेजिन जो है वो और मेल्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में तो होता ही है, और ज्यादा पतला होगा जब हीट के कांटेक्ट में आएगा। तो वो क्या करेगा, सैंड में अच्छे से सेल्स बना लेगा, सैंड के साथ में पूरा मिक्स होके, है ना। रेजिन जो है सैंड के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हेक्सा यहाँ पे कैटालिस्ट का काम करता है, जैसे उधर में हम लोग ट्राइथाइलअमीन को क्यूरिंग करने के लिए कैटालिस्ट का यूज करते हैं ना, यहाँ पे हेक्सा पाउडर का व्हाइट कलर का पाउडर होता है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। वहाँ के उस एरिया में थोड़ा भी अगर आप माचिस जला दिए कि कुछ हो गया तो बहुत आग पकड़ता है तुरंत, है ना। बहुत सेफ्टी है, सेफ्टी का ध्यान बहुत देना पड़ता है। तो ऐसे कोटिंग होता है, सैंड कोटिंग होता है, और इसमें जो है 3 से 4 मिनट तक इसको मिक्सिंग करते हैं। जो सेलकोर मेकिंग सैंड है, जो मिक्स करेंगे, सैंड मिक्स बनाएंगे सेलकोर प्रोसेस के लिए, उसको 3 से 4 मिनट तक मिक्सर में मिक्स करते हैं। मिक्सर में मिक्स करने के बाद में उसको या तो डायरेक्टली आप हॉपर में, बहुत सारा सेल कोर मशीन होता है ना, सेल कोर मशीन छोटा छोटा मशीन होता है, मतलब आपका बहुत छोटा मशीन होता है, उसमें छोटा छोटा कोर बॉक्स, एक मशीन में एक ही आइटम बनता है जनरली। अगर छोटा आइटम है तो जैसे 6-6 इंच का बहुत सारा आइटम है, बहुत छोटा छोटा तो 3-4 आइटम बना सकते हो। पूरा कोर बॉक्स का साइज उसका 2 फीट का होता है मैक्सिमम, है ना। और वही कोल्ड बॉक्स प्रोसेस में आपका 2 मीटर तक का साइज होता है कोर बॉक्स का, है ना। तो इसमें छोटा छोटा मशीन है, उसमें क्या करेंगे, सैंड मिक्स आपका सैंड कोटिंग हो गया रेडी। इसके बाद में इसको डायरेक्ट मशीन का हॉपर में डाल दिए, या उसको बोरी में कलेक्ट कर लिए, क्योंकि 6 महीना तक यूज कर सकते हो। बहुत सा कंपनीज नाउअडेज क्या कर रही हैं कि वो केवल सैंड मिक्स तैयार कर रही है। जैसे टाटा मोटर्स में भी हम लोग मंगाते हैं बाहर से, टाटा मोटर्स का बहुत बड़ा सैंड प्लांट है, लेकिन फिर भी कुछ सैंड हम लोग बाहर से मंगाते, पुणे से आता है सैंड बोरी में पैक होके, वो सेलकोर मशीन्स के लिए, है ना। जैसे क्या है ना, सेलकोर में हम लोग के पास बहुत ज्यादा आइटम है, 58 मशीन है सेलकोर, और सेलकोर प्रोसेस का 58 मशीन है यहाँ टाटा मोटर्स में। तो 58 मशीन को चलाने के लिए अलग अलग आइटम है, इतना आइटम भी है सारा, इतना आइटम बनाना, किसी मशीन में इनलेट कोर बनाना है, किसी में गियरबॉक्स का कोर बनाना, बड़ा कोर बनाना, किसी में छोटा बनाना है। तो जैसे छोटा बड़ा आइटम है वैसे ही कंपोजिशन सैंड का चेंज हो जाएगा, क्योंकि किसी में ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, किसी में कम स्ट्रेंथ चाहिए, किसी में सेल थिकनेस ज्यादा चाहिए, किसी में सेल थिकनेस कम चाहिए। तो इसके लिए क्या ना, बहुत ज्यादा बैच बनाना पड़ेगा हम लोग को सैंड का। तो जो छोटा छोटा आइटम है उसको हम लोग आउटसोर्स कर दिए हैं, कि इतना सैंड बैच बनाने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट सेम ही पड़ता है, तो हम लोग रेडीमेड सैंड खरीदते हैं। तो पुणे से जो है ट्रक में सैंड आता है, वो ट्रक में तो बोरी पैक होके आता है वहां से, सेलकोर का कोटेड सैंड, उसको डायरेक्ट मशीन का हॉपर में बोरी काट देते हैं और कोर बना लेते हैं, या फिर आप अपना प्लांट में बनाइए, बात एक ही है। तो बहुत ज्यादा आइटम है, इसलिए कुछ सैंड हम लोग आउटसोर्स किए हुए हैं। तो बहुत सा कंपनी सैंड बना रही है सेलकोर का, और वो डिफरेंट कंपनीज को सप्लाई दे रही है, उनका यही बिजनेस है। वो सैंड मिक्स रेडी करते हैं सेलकोर का, और बहुत सा फाउंड्रीज को जो है अपना कस्टमर बना के रखे, उनको सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फाउंड्री में जो है स्कोप, बहुत स्कोप है, कोई कोई सेंड दे रहा है, कोई कोर बना के दे रहा है, किसी ने कोर शॉप का 2 मशीन लगा लिया है, तो कोर बना बना के फाउंड्री को सप्लाई कर रहे हैं, और फाउंड्री का भी अपना बर्डन कम हो जा रहा है, कोर शॉप नहीं रखना पड़ रहा है,
है ना। तो ऐसे करके बिजनेस बहुत बहुत अच्छा बिजनेस है फाउंड्री का। छोटा छोटा मशीन लगा के रखे हैं बहुत से लोग, जो कि हम लोग टाटा मोटर्स में जो है आदितपुर और गमरिया है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ से कोर बना के बहुत सा छोटा छोटा आइटम का कोर भी हम लोग खरीदते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है यहाँ पे। हम लोग का कैपेसिटी है 1500 मोल्ड्स जो है पर डे हम लोग को बनाना है। 1500 मोल्ड पर डे का हम लोग का टारगेट रहता है यहाँ पे HPML लाइन का। 1500 मोल्ड डेली बनाना है। 1500 मोल्ड डेली बनाने के लिए कितना कोर का जरूरत पड़ेगा, आप जैसे आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप समझेंगे, जैसे 1500 मोल्ड बना रहे हैं तो 1500 कोर का जरूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर हेड का, एक हेड का सिलेंडर हेड जो होता है ना, सिलेंडर हेड का कोर बनाने में उसमें 21 कोर लगता है। सिलेंडर हेड का कोर में, सिलेंडर हेड का कास्टिंग बनाने के लिए एक मोल्ड में 21 कोर लगता है, छोटा बड़ा मिला डिपेंड के। करेगा क्या कहते हैं कितनी कैविटीज हैं उस पे कितनी कैविटीज हैं, हाँ हाँ, कितनी कैविटीज हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो है ना कोर का बहुत ज्यादा ये है। कोर शॉप सबसे बड़ा कोर शॉप है टाटा मोटर्स का, फाउंड्री में सबसे बड़ा जो है कोर शॉप है। 58 जो है आपका सेल कोर मेकिंग मशीन है। उसके बाद में 18 स्पान मशीन है, वहाँ भी हॉट बॉक्स प्रोसेस से कोर बनता है। और 5 कोल्ड बॉक्स मेकिंग कोर मेकिंग मशीन है जो लोरा मंडी स्पेन का है, विदेशी मशीन से स्पेन का है, लोरा मंडी मशीन से। इतना बड़ा कोर शॉप है, इतना मशीन से हम लोग कोर बनाएंगे, फिर वो सारा कोर को ट्रिम करेंगे, वॉशिंग करेंगे, आपका पेंटिंग वगैरह करके ड्राई करके फिर मोल्डिंग लाइन में भेजना। तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है कोर शॉप का। मैन पावर सबसे ज़्यादा कोर शॉप में है। कोर शॉप सबसे बड़ा है टाटा मोटर्स का। और कोई क्वेश्चन किसी का? हम लोग ना थ्योरेटिकल के साथ में प्रैक्टिकल ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग को, हमको जहां तक लग रहा है ना, फिर आप लोग अपने हिसाब से बता देना। हमको जहां तक लग रहा है आपको प्रैक्टिकली नॉलेज का ज्यादा जरूरत है इसमें ट्रेनिंग में। थ्योरेटिकल तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, गूगल से देख लेंगे, बुक से रेफरेंस ले लेंगे। प्रैक्टिकली आपको ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप निफ्ट में भी ज्यादा टाइम नहीं मिला आपको, है ना। तो ये हमारा सोचना, अगर आपका कुछ अलग है तो आप बता देना अपना। सर थ्योरेटिकल ज्यादा समझाइए तो हम उस हिसाब से आपको थ्योरेटिकल बता देंगे। और कोई डाउट किसी का? बस। अभी कास्टिंग हम लोग का कितना तरह का होता है एज पर मेटल? तो हम लोग दो उसमें डिवाइड किया होता है, फेरस कास्टिंग, नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है ना। फेरस में आपका क्या है, कास्ट आयरन है और स्टील है ना। तो कास्ट आयरन में क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल कास्टिंग अलॉयज, टनेज ऑफ कास्ट आयरन कास्टिंग इज सेवरल टाइम्स दैट ऑफ ऑल अदर मेटल कंबाइंड, है ना। सब इसमें कई तरह का होता है, ग्रे कास्ट आयरन है, नॉडुलर कास्ट आयरन है, व्हाइट कास्ट आयरन है, मैल्यूएबल आयरन है और एलॉय कास्ट आयरन है, ठीक है ना। ग्रे कास्ट आयरन आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसका जो ग्रेफाइट का जो फ्लेक्स रहेगा वो कैसा रहेगा ग्रे कास्ट आयरन का? हाँ हाँ, ग्रेफाइट जो फ्लेक्स के रूप में रहेगा। और एसजी आयरन में क्या रहेगा, स्पेडल रहेगा ना, नॉड्यूलर फॉर्म में रहता तो नॉडुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें सारा सबका कार्बन परसेंटेज सब में अलग अलग रहेगा, अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा जो हम सब बनाएंगे, है ना। और एसजी आयरन में कुछ नहीं एक्स्ट्रा अलग से, उसमें जो है मैग्नीशियम ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके लिए 2-3 प्रोसेस है, कन्वर्टर प्रोसेस है और लेडल वाला है, मोल्ड वाला है, वो हम बताएंगे आगे चल के जब आगे क्लास में आएगा। तो स्टील में क्या है, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील मेक इट एंड अट्रैक्टिव इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है ना। मैकेनिकल जो है प्रॉपर्टीज स्टील का ज्यादा रहता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं आप लोग? हार्डनेस, टफनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। The capability to create complex geometries makes casting an attractive shaping process, है ना। और
क्या क्या डिफिकल्टीज आती है इसमें, क्योंकि पोरिंग टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है स्टील का, है ना, और कुछ नहीं है। नॉन फेरस में क्या है, नॉन फेरस, हाँ नॉन फेरस में क्या, देखो जो फेरस कास्टिंग है उसमें जनरली हाई प्रेशर मोल्डिंग, है ना, और मैनुअली मोल्डिंग जो आप रैमिंग करके करते हैं, ये सब करते हैं। और जो नॉन फेरस कास्टिंग है उसमें भी कर सकते हैं आप, मैनुअल मोल्डिंग कीजिए, नॉन फेरस अलॉय जो है उसका मेल्ट किया हुआ उसमें पोरिंग करेंगे। लेकिन जनरली इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इंडस्ट्रीज में आपका जो नॉन फेरस जो कास्टिंग है उसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, HPDC, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, लो प्रेशर डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, ठीक है ना, ये सब प्रोसेस यूज हो रहा है इंडस्ट्री में। ये जनरली किसके लिए है, नॉन फेरस कास्टिंग के लिए। नॉन फेरस कास्टिंग का पार्ट्स किसमें लगता है, मोस्टली बाइक और कार का जो पार्ट्स बनता है ना, तो सिलेंडर हेड्स वगैरह तो क्या कहते हैं फिर भी उससे नहीं, जैसे जो एल्यूमिनियम के सिलेंडर हेड्स बनेंगे वो भी, हाँ वो तो फिर भी क्या कहते हैं डाई कास्टिंग से नहीं बनते, वो तो इससे नॉर्मल कास्टिंग से ही बनते हाँ हाँ, कुछ पार्ट्स जो है ऐसा है जो कि नॉर्मल से हैं। मतलब बनता है। लाइक प्रिसीजन जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप नॉर्मल कास्ट पे जा रहे हैं, जहाँ पे प्रिसीजन नहीं चाहिए नहीं वहाँ चाहिए वहां पे हम शायद लोग डाई कास्टिंग, ठीक है। डाई और मोस्टली कास्टिंग। ओके सर। जितना कार मैन्युफैक्चर जैसे मारुति हुआ, हुंडई है, होंडा है, यहाँ आप जाओगे तो यहाँ क्या सैंड कास्टिंग बहुत कम है, यहाँ सब डाई कास्टिंग है ना, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, लो प्रेशर डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग। और तो जो, ये बॉडी वगैरह बना रहे हैं ना ये तो, हाँ हाँ मारुति बॉडी शेल बना रहा है, बाकी इंजन पार्ट्स वगैरह तो ये सब चीजें जो बेसिक जैसे सस्पेंशन हो गया, इंजन पार्ट्स हो गए, ये तो आउटसोर्स ही करते हैं। आउटसोर्स भी, सस्पेंशन का तो आउटसोर्स करते हैं, और आपका जनरली इंजन का पार्ट्स है ना कुछ कुछ बनाते हैं इंजन लोग। इंजन तो सर इनका सारा P8 का ही रहता है, P8 से हाँ लेकर। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो अभी मारुति में अभी क्या किया, यहाँ से टाटा मोटर्स से कई लोग गए थे अपन, ADC का भी बहुत सा लोग है मारुति में, गुड़गांव में। अभी वहाँ पे डाई कास्टिंग जो करता था उसको बंद कर दिया, फाउंड्री एकदम बंद कर दिया, है ना। तो वो ओके। लोग अभी, हाँ अभी वो लोग उन सबको दूसरा डिवीजन में सेट कर दिया। तो कुछ जो है बंद हो गया उधर में, तो बाहर से ही ले रहा, क्योंकि पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है फाउंड्री में। अच्छा शहर है जैसे गुड़गांव, नोएडा, ये सब बड़ा बड़ा जो शहर है। आपका जो नियो सिम है ये क्यों इसको सानसवाड़ी में शिफ्ट करना पड़ा, पहले इंडियन स्मेल्टिंग थाने में थी ना, इंडियन स्मेल्टिंग का जो कंपनी है पहले तो थाने ये में क्या थी। होता है पता नहीं एक्चुअली। हाँ हाँ, तो वही सब है। ग्रीन सैंड मोल्डिंग को ग्रीन सैंड क्यों कहते हैं ये बताइए तो कोई, ग्रीन सैंड से क्या मतलब समझते सर हैं। मॉइस्चर की वजह से। मॉइस्चर कंटेंट सर, वेट मॉइस्चर कंडीशन। कंटेंट, हाँ हाँ, वेरी गुड। ग्रीन सैंड में क्या क्या जरूरत पड़ता है, देखो हम आपको बता चुके हैं जनरली, फिर भी नोमेनक्लेचर हम डाले हुए हैं इसमें तो बता दे रहे हैं। सैंड मिक्सर का जरूरत पड़ता है, मोल्डिंग मशीन, जोल्ट स्क्यूज रहेगा, प्रेशर रहेगा और वैक्यूम रहेगा। वैक्यूम वाली इंडिया में 2-3 जगह यूज होता है, एक उसमें से एक है क्रिसेंट फाउंड्री, है ना, क्रिसेंट फाउंड्री बड़ौदा और क्रिसेंट फाउंड्री हावड़ा। इसमें जो है वैक्यूम मोल्डिंग यूज होता है, वैक्यूम मोल्डिंग मशीन है। कोर सेटिंग फैसिलिटी, कोर सेटिंग मैनुअली कर सकते हो, रोबोटिक कर। सर जैसे प्लास्टिक का वो बनता है वैसा ही वह मशीन रहता है, जैसे प्लास्टिक के ड्रम्स वगैरह बनाते हैं वैक्यूम हाँ मोल्डिंग हाँ से। हाँ, सेम प्रोसेस है। पोरिंग डिवाइस में लैडर रहेगा, प्रेस पोर रहेगा, ऑटोमेटिक पोरिंग जहाँ पे होगा वहाँ प्रेस पोर का यूज करेंगे, और जहाँ मैनुअल पोरिंग है वहाँ लैडर का यूज करेंगे, ठीक है। मोल्ड कूलिंग कन्वेयर रहेगा, वो बता चुके हैं हम आपको। मोल्ड पंच आउट सेक आउट, पंच आउट सेक आउट क्या है, जो वाइब्रेटर रहेगा उस पर मोल्ड ब्रेक करेगा और कास्टिंग को सेक करेगा, उसके बाद में जो डस्ट वस्ट उसका सब निकल जाएगा से वाइब्रेशन से, और कास्टिंग को हम लोग फेटलिंग में भेज देंगे क्लीन होने के लिए। कास्टिंग कूलिंग कन्वेयर बता दिए आपको, कूलिंग कन्वेयर कैसा होता है। फिर हम दिए थे जो फाउंड्री का टाटा मोटर्स का दिए थे उसमें दिखाया गया था कूलिंग कन्वेयर, ठीक है ना, कास्टिंग को कूल करने के लिए। सैंड कूलिंग एंड रिटर्न कन्वेयर, सैंड कूलिंग जब हमारा मोल्ड से सैंड जो मोल्ड को ब्रेक करेंगे तो सैंड हॉट कंडीशन में रहेगा, तो उसको कूलिंग करने के लिए जो है वाटर का स्प्रे करते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। इसीलिए जो नेक्स्ट बैच बनाएंगे हम लोग मोल्ड मोल्ड का मिक्सिंग करेंगे, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सैंड आ रहा है उसमें भी तो वाटर है, हम लोग स्प्रे कर रहे हैं ठंडा करने के लिए, उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है। अब जब हम मिक्सर में लेंगे वो सैंड, और अब जो हमारा कैलकुलेशन है कि हमारा सैंड का 4 to 5% वाटर रहना चाहिए, उतना अगर मिला देंगे तो ज्यादा पानी चला जाएगा ना,
तो हम लोग इसका लैब में एक बार देख लेते हैं कितना परसेंट, जनरली कितना परसेंट वाटर आ रहा है रिटर्न सैंड में, उसको माइनस करके और रेशियो में वाटर ऐड करते हैं। प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकली नॉलेज है, काम करने से आ जाता है। ग्रीन सैंड मोल्डिंग कितने टाइप का होता है? हॉरिजॉन्टल पार्टिंग विद बॉक्स और विदाउट बॉक्स, ठीक है। वर्टिकल पार्टिंग है। कास्टिंग में क्या क्या यूज करते हैं हम आपको बता दिए हैं। कोप और ड्रैग मोल्ड है, पार्टिंग लाइन है, दोनों पार्ट जहाँ पे ज्वाइंट करता है पैटर्न का। कोर है, कोर प्रिंट है। कोर प्रिंट क्या है कोई बताओ? सर ये हॉरिजॉन्टल पार्टिंग क्या है? कोर को सपोर्ट करने के लिए कोर प्रिंट यूज किया। तो जहाँ पे क्या करते हैं कोर को कोर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिपेंडिंग अपॉन द क्लोजिंग ऑफ द मोल्ड बॉक्स और कोर बॉक्स, है ना। वर्टिकली क्लोज करोगे तो वर्टिकल पार्टिंग लाइन आएगा, हॉरिजॉन्टली क्लोज करोगे हॉरिजॉन्टल आएगा, है ना। और और आपका कोर प्रिंट है जो कोर को होल्ड करने के लिए, ठीक है, वेरी गुड। चैपलेट्स, चैपलेट्स क्या करता है? सेपरेट सपोर्ट देता है जो उनको सपोर्ट देता है। चिल, चिल का यूज सर वो तो मेल्टिंग टाइम सर वो तो उसी में मिल जाता होगा ना। चैपलेट्स ना, चैपलेट्स मेल्ट नहीं होता सर जब हाँ। चिल, चिल का यूज कब करते हैं? सर कास्टिंग को मतलब जहाँ मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है फिर Solidification के लिए। कॉम्प्लिकेट शेप में। सॉरी, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन देने के लिए। एग्जैक्टली। हेलो सर, हम बोल रहे थे आपका जो हॉटस्पॉट को ये काउंटर करने के लिए चिल्स यूज किया जाता है। हाँ ठीक है, ये भी हो वो भी सकता ठीक है, है। वो भी ठीक है। कोर वाश हम बताए आपको, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वाश रहता है, ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं, छोटा कोर है अगर तो उसमें। और जहाँ पे टेंडेंसी ज्यादा है सैंड फ्यूजन का तो वहाँ पे हम लोग जिरकॉन वाश का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चिल हम डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट, जो हम लोग का आएगा ना चिल वाला, उसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे पूरा, ठीक है ना। सॉलिडिफिकेशन वाला जो पार्ट पढ़ाएंगे ना उसमें चिल को डिटेल, हाँ वही आपका जो कास्टिंग का जो शेप है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो है मेटल का पहुंचना मुश्किल है, लास्ट में सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है ना। उस कंडीशन हम बताएंगे, जो कैलकुलेशन करेंगे ना हम लोग जब इसका राइजर और इसका गेटिंग सिस्टम का, वहाँ पे डिटेल में चिल का हम बताएं कैसे यूज करते हैं। कोर वाश और मोल्ड वाश, मोल्ड को भी स्प्रे करते हैं वाश से, वही आपका जिरिकॉन और ग्रेफाइट वाश यूज करते हैं। पोरिंग कप, ये नोमेनक्लेचर जस्ट, रनर, इनगेट, राइजर, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक स्लीप्स, ये हम पढ़ाएंगे राइजर कैलकुलेशन जब बताएंगे ना, तो एक्सोथर्मिक स्लीप्स का यूज क्यों करते हैं। सेरेमिक फिल्टर्स, फिल्टर जो हम फिल्टर बताए थे ना आपको, इनगेट के पास फिल्टर लगाते हैं, उसका मटेरियल क्या है? सेरेमिक मटेरियल है, ठीक है ना, सेरेमिक फिल्टर्स। और वेंटिंग, गैस को, मोल्ड से गैस को बाहर निकालने के लिए वेंटिंग करते हैं। वेंटिंग जो है जब कोप और ड्रैग मोल्ड को क्लोज कर देते हैं उसके बाद में वेंटिंग रॉड होता है, उससे वेंटिंग करते हैं मोल्ड में। जैसे जब मोल्टन मेटल को पोर करेंगे मोल्ड केविटी में तो जो गैसेस उसमें बनेगा उसको बाहर निकालने के लिए, है ना। नहीं तो गैस होल्स और पिन होल्स डिफेक्ट आएगा कास्टिंग में आपका। पैटर्न हम बताई थे आपको। ग्रीन सैंड आप लोग बता दिए क्या है, ठीक है ना। इट इज सैंड मिक्स विद क्ले, क्या है? बेंटोनाइट और कोल डस्ट, लस्टस कार्बन एंड वाटर, आल्सो यूज्ड वुड फ्लोर एटसेट्रा, ठीक है ना। वुड फ्लोर का भी यूज नहीं होता, लस्टस का यूज होता है जनरली, लस्टस, बेंटोनाइट और सैंड। सैंड ऑफ डिफरेंट टाइप, सिलिका सैंड है, जिरकॉन सैंड है, क्रोमाइट सैंड है, क्वार्ट्ज सैंड है और आर्टिफिशियल सैंड है। जनरली हम लोग सिलिका सैंड का यूज करते हैं, है ना। जिरकॉन सैंड का यूज बहुत कम, कॉस्टली है, बहुत कम यूज होता है, कोर बनाने में कभी कभी यूज होता है, ठीक है। और सिलिका सैंड में सिलिका का परसेंटेज कितना है, साइज क्या है, स्लीव एनालिसिस क्या है, स्लीव एनालिसिस, सीव एनालिसिस हम आपको बताए, डिटेल में समझाए, समझ में आया होगा हमको लग रहा है सीव एनालिसिस कैसे होता है ना। और सैंड का शेप बहुत मैटर करता है, एंगुलर है, सब एंगुलर है, राउंड है ना। वो जो सैंड का जो शेप रहेगा वो आपका बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेगा। और मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टीज कैसे, ग्रीन कंप्रेशन स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, शियर स्ट्रेंथ चेक करते हैं, शियर स्ट्रेंथ और मोल्ड स्ट्रेंथ और मोल्ड हार्डनेस। मोल्ड हार्डनेस के लिए क्या है, जैसे आजकल तो जनरली ये क्या है ना, क्या बोलेंगे आपका,
एक गेज टाइप का रहता है, उसको मोल्ड के ऊपर ऐसे स्क्रैच करते हैं, ठीक है ना। मोल्ड का हार्डनेस देखना है या कोर का हार्डनेस देखना है, उसको स्क्रैच करेंगे तो उसमें मोल्ड हार्डनेस आ जाता है। और क्वालिटी वाला सब लेके घूमता है अपना पॉकेट में। कॉम्पैक्टिबिलिटी चेक करते हैं, परमेबिलिटी चेक करते हैं, ग्रीन सैंड मॉइस्चर चेक करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट, और ग्रीन सैंड वोलेटाइल मैटर चेक करते हैं। और इसमें जो है हम लोग कोर का जो चेक करेंगे लैब में, लॉस ऑन इग्निशन है ना, एलओआई। एलओआई कितना आ रहा है, मतलब वेक जब कर रहे हैं आप कोर को, उसके बाद में कितना लॉस हो रहा है, ठीक है ना। लॉस ऑन इग्निशन, लॉस ऑफ इग्निशन के इग्निशन बाद, क्या है? अब जैसे कोर को आप वॉश किए है ना, मतलब लॉस ऑन पेंटिंग किए। इग्निशन क्या है? हाँ हाँ, कोर को आप जो जब ये करते हैं, पेंट करते हैं, तो उसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है ना। मॉइस्चर के बाद में 150 डिग्री टेम्परेचर पर 1 आवर के लिए आप कोर को रख रहे हैं, है ना। तो उसको 1 आवर तक जब 150 डिग्री टेम्परेचर पर रख रहे हैं, तो उसके बाद कितना प्रॉपर्टीज का, स्ट्रेंथ का कितना लॉस हुआ उसमें, वो कैलकुलेट करते हैं, लॉस ऑन इग्निशन, एलओआई बोलते हैं उसको, एलओआई टेस्ट। उसको हम लोग सैंड लैब में ओवन से निकलने के बाद में कोर का एक पीस को तोड़ के सैंड लैब में लेके जाते हैं, वहां पे जो है वो टेस्ट होता है उसका। उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि ओवन का टेम्परेचर कम करना है या ज्यादा करना है, वो पैरामीटर बताएगा वहां से। अब यहाँ से हम लोग का मेन सब्जेक्ट स्टार्ट होगा कि व्हाट आर डिफरेंट कोर मेकिंग प्रोसेस इन ऑटोमोबाइल फाउंड्री, क्योंकि हम लोग ऑटोमोबाइल का ही डिस्कस कर रहे हैं। ये एक्चुअली जो पीपीटी है ना, ये पीपीटी है जो बिट्स पिलानी बीटेक करा था टाटा मोटर्स को, बिट्स पिलानी। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कास्टिंग एंड वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट था, ठीक है। कास्टिंग एंड वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, तो कास्टिंग टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका पीपीटी है ये एक्चुअली। बिट्स पिलानी वाले को यही पढ़ाया गया था पूरा। यहाँ से हम लोग व्हाट आर द डिफरेंट कोर मेकिंग प्रोसेस, यहाँ से हम लोग आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। सेल कोर प्रोसेस क्या है, कोल्ड बॉक्स कोर प्रोसेस क्या है, और फ्यूरॉन क्या है, पेप्सेट क्या है, नोवेक कोर्स क्या है, ठीक है ना। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जनरली हम आपको सेल कोर और कोल्ड बॉक्स तो बता ही चुके हैं ऑलरेडी, है ना, तो फिर भी हम बता देंगे। और क्या है, बस ये है, ये एंड हो गया आज अब पहला फर्स्ट डे का। इतना सिलेबस सर एक दिन में पढ़ाते बिट्स पिलानी में। डे 1 जो लिखा हुआ है ना, इतना एक दिन में पढ़ा के खत्म करते, 2 घंटे का क्लास रहता है। सर ये अगर वाला सेशन, पीपीटी हम भेज देंगे? ये तो भेजे हुए ऑलरेडी। नहीं सर, मैं नहीं ढूंढ पा रहा। ठीक है, आज हम भेज देंगे। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो गया ना। ये वाला हम भेज दे रहे हैं। और कोई डाउट है तो क्लियर कर लो कैसा भी। सचिन का ये अभी कितना क्लास हो गया, उसको कितना क्लास ले लिया टोटल? 5 क्लास हो गया है। तो कास्टिंग कास्टिंग डिफेक्ट पहले करा दिए क्या? हाँ हाँ, 3rd क्लास हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हम लोग भी जैसे एक एक तरफ से चल रहा है अभी, हम लोग कोर मेकिंग प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद में मोल्डिंग पे आएंगे, उसके बाद में जब कास्टिंग बनेगा तो उसके बाद में कास्टिंग डिफेक्ट डिस्कस करेंगे ना। और कास्टिंग के पहले राइजर और गेटिंग सिस्टम का कैलकुलेशन बताएंगे आपको। जैसे कास्टिंग बनाने के लिए कितना केजी का आपको राइजर लगाना है ना। राइजर और इनगेट का जो है कैलकुलेशन हम समझाएंगे, और उसका एक दो प्रॉब्लम भी देंगे आपको सॉल्व करने के लिए। कितना केजी का राइजर है, उसमें नेक साइज क्या रहेगा, राइजर साइज क्या रहेगा, है ना। इस टाइप का एक दो प्रॉब्लम करवाएंगे, क्योंकि इसका अगर मेथडिंग में किसी को दे दिया फाउंड्री में, तो वहाँ राइजर कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा। जनरली काम तो मेथडिंग वाले का है, पी का है, वहाँ पे जरूरत पड़ेगा राइजर कैलकुलेशन का, ठीक है ना। तो वो बताएंगे कास्टिंग डिफेक्ट है। हम कोर्स कंटेंट आप लोग को भेज चुके हैं, उसमें देख लेना, जो है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और कुछ किसी को चाहिए एक्स्ट्रा तो शेयर कर देना, उसको भी हम कवर कर देंगे।
टाइम है हम लोग के पास, कोई ऐसा नहीं है। फाउंड्री इतना बड़ा नहीं है, उसको अगर एक बार में समझ जाओगे ना, उसका फ्लो डायग्राम दिमाग में बना लोगे तो फाउंड्री में बस उतना ही है, और कुछ है नहीं खास, है ना। उसको बस समझना है, और एक्सपीरियंस से फाउंड्री आती है। फाउंड्री क्या है, जो डिफेक्ट जो है, डिफेक्ट को कंट्रोल करना फाउंड्री में सबसे बड़ा चीज वही है। आपका जो है दिमाग एकदम कहाँ पे अटैक कर रहा है। जनरली डिफेक्ट आता है, अगर जैसे स्कैब आ गया, अगर लॉट में स्कैब आ गया तो पूरा फाउंड्री हिल जाता है ना। उसको समझ में नहीं आता क्या करना है। कोई बोलेगा रीजन परसेंटेज बढ़ा दो, कोर का स्ट्रेंथ की वजह से आ रहा होगा, कोई कुछ बोलेगा, जबकि सब पैरामीटर सही है, ठीक है ना। कहीं पे कुछ मैकेनिकली कुछ गड़बड़ हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ, स्कैब आ गया। अच्छा, यहाँ भी आता है, टाटा मोटर्स में भी, रेगुलर नहीं, कभी कभी। तो वही एक्सपीरियंस से जो है सीखने को मिलता है। और छोटा फाउंड्री में काम करने से स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा सीखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ पर ना। ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।